आगे रखना। लॉ ऑफ कंजर्व हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, force is applied, then total initial momentum of a pair of objects, मान लो अगर एक कोई सिस्टम है या पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉल्स बिफोर कोलिजन, उनके बीच में जो टक्कर होती है उसे कोलिजन कहते हैं। कोलिजन इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ये बात समझ गए हैं कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम सेम रहेगा, तो एक सवाल हम लोग करते हैं इस पर, देखें कि कोलिजन टक्कर, कोलिजन का मतलब है टक्कर, कोलाइड कर गए दो लोग। जैसे मान लीजिए ये 2 kg की चीज़ है और ये 3 kg की चीज़ है, ये इसकी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से और ये इसकी तरफ आ रही है 6 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों आ रहे हैं। अब देखो फिर इनके बीच टक्कर हो गई। अच्छा, टक्कर होने के बाद ये जब दोनों 2 kg और 3 kg की चीज़ें टकराई, तो टकराने के बाद ये पूछा जा रहा है कि 2 kg की चीज़ की वेलोसिटी क्या होगी, जबकि जो अगर मान लीजिए टक्कर मार दी गई है और ये है 3 kg की, तो इधर आ रही थी, सो इसकी अगर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है और ये इधर की ओर 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है इस साइड, तो ये पूछा जा रहा है इसकी क्या वेलोसिटी होगी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? क्या ये बिफोर कोलिजन की स्थिति है और ये क्या ड्यूरिंग कोलिजन है, और ये क्या आफ्टर कोलिजन है? अच्छा, बिफोर कोलिजन क्या है बताइए? इनका टोटल इनिशियल मोमेंटम PI, क्या M1 U1 प्लस M2 U2 है क्या? बताओ। टकराने से पहले मोमेंटम क्या है? जोड़ दो टोटल। तो जैसे टकराने से पहले का जो टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? क्या MU? तो बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? क्या P1 का मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितना मोमेंटम होगा? क्या M1 U1? आप पूरा बताओ। 2 इंटू +10 लिखें कि -10? और 3 इंटू क्या लिखें? -6। अच्छी बात कही है। तो 20 और यहाँ से क्या आ जाएगा? -18, तो क्या आ गया? 2 kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? kg मीटर पर सेकंड। हाँ, इनिशियल है, अभी टक्कर नहीं हुई है ना, और लेकिन अब टक्कर हो गई। अच्छा अनुराग, आप बताओ फिर फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फार्मूला भी बता दो। सर M1 U1
यू ना बोलो, अब फाइनल है। m1 v1 plus m2 v2। हाँ अनुराग बोलो अब। हाँ तो वैल्यू तो डालिए। सर 2 इंटू वी, अब वी डाल दो क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना, वी तो पता नहीं ना। और m2 कितना है 3 और इनटू कितना है 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया क्या 2v प्लस 6। अच्छा बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है बताइए। बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या जो पी आई है वो पी एफ के इक्वल होगा। तो पी आई कितना आया था 2 kg मीटर पर सेकंड, और ये कितना आया 2v प्लस 6 आया। बोलो ये पी आई निकाला कि नहीं, ये पी एफ निकाला क्या, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो अब इस 6 को इधर ले जाओ तो क्या -4 आ गया। तो भी सेम कहाँ आ रहा? सेम आ जाएगा ना, वो कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता ही है सेम। तो कह रहा है अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जानते हो तो v की वैल्यू निकालो। कह रहा है तो बताओ ये किस स्पीड से गया। अगर गोटी ने स्ट्राइकर को टक्कर मारी, 2 किलो की गोटी ने 3 किलो को स्ट्राइकर को टक्कर मारी, तो क्या गोटी पीछे भागेगी कि आगे जाएगी। तो वही वो पूछ रहा है, बताओ गोटी कितना पीछे भागी है। आप बताओ कितना पीछे भागी। -2। यानी -2 का मतलब पीछे भागी कि आगे गई। तो यही तो बताना है कि आपको हमेशा हर सवाल में यही करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है और एक चीज की वेलोसिटी पूछी जाएगी वो बता देना है। बोलो समझ में आ गई बात। सो द 2 kg ऑब्जेक्ट, फिर से समझो, द 2 kg ऑब्जेक्ट विल ये मूव इन रिवर्स डायरेक्शन विल रिटर्न बैक। वो क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी कि नहीं, विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों बताया, गई इधर और फिर ये इधर गई, तो इधर तो प्लस थी और लेकिन लौटी तो -2 से, तो -2 से लौटी है, क्योंकि यहाँ -2 है तो इसीलिए तो मैंने रिटर्न बैक लिखा। मेरा कहने का मतलब है कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोलो इतनी। अच्छा तो ये बताओ पी आई क्या होता है, क्या m1 u1 प्लस m2 u2, और ये क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2। पहला ऑब्जेक्ट 2 किलो का चल रहा है 10 से, दूसरा ऑब्जेक्ट 3 किलो का वो लेफ्ट में आ रहा है, देख लो 6 से आ रहा है -6। अब जरा देखो, पहला ऑब्जेक्ट 2 किलो का स्पीड मालूम नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट 3 किलो का स्पीड मालूम है, 2 से ही गया है, राइट। तो 2 लिख दें, बोलो। तो ये कितना आया 20 - 18 इज इक्वल टू 2v - 6 प्लस 6 आया। अनुराग समझ में आई बात। तो 2 इज इक्वल टू 2v प्लस 6 इधर ले आओ, तो -4 इज इक्वल टू 2v, और तो v कितना हो गया, तो -2 हो गया। तो यानी इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक, 2 kg ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक विद दिस वेलोसिटी। इज इट ओके, बताइए। अच्छा अब अगर बात समझ में आ गई है तो ओके, अब देखें कि नाउ
अभी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मामले में कुछ आपके में एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको देखें कि अगर यहाँ पर वो जो थ्रेड रोल होता है ना, नलकी जिसमें धागा लपटा रहता है, अगर उसमें बैलून नीचे चिप, मतलब एक वो होता नहीं धागा जिसमें पूरा थ्रेड लपटा रहता है, तो उसमें एक थ्रेड लपटा रहता है ना, बीच में छेद रहता है धागे वाला, उसको एक यहाँ पर बांध दो तो ये मूव कर सकता है। या नहीं तो पेन का कैप है, पेन खोल के बांध दो जो दोनों तरफ से कटा हो। या फिर आप वो जो स्ट्रॉ होती है ना, पेप्सी की स्ट्रॉ, पेप्सी की तो स्ट्रॉ खुली होती है ना दोनों तरफ से, फ्रूटी की स्ट्रॉ, वही बांध दो, उसमें ये बैलून चिपका दो और पीछे से इसका धागा खोल दो, तो हवा पीछे जाएगी तो क्या ये आगे जाएगा? हाँ, ये बैलून है, तो अगर एयर पीछे जाएगी तो बैलून आगे जाएगा। कुछ नहीं किया है हमने, इसमें बैलून को इसमें चिपका दिया है थोड़े से फेविक्विक से या किसी चीज से, टेप से चिपका दिया। हवा पीछे गई तो आगे गया, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? So this is action reaction pair. एक और एक्शन रिएक्शन पेयर देखो कि मान लीजिए आपने एक स्टैंड ले लिया है और स्टैंड में आप एक टेस्ट ट्यूब लो और टेस्ट ट्यूब में पानी भर दो और पानी भरने के बाद उसमें डॉट लगा दो, जो होम्योपैथी की टिब्बी नहीं होती है जो इस तरीके से होती है, और थोड़ा सा इसमें क्या भर दो? पानी, और नीचे स्पिरिट लैम्प से इसको गर्म करो। तो अगर मान लीजिए स्पिरिट लैम्प से इसको आपने फ्लेम दी तो क्या होगा? क्या भाप बनेगा? स्टीम बनेगी क्या? और स्टीम बनेगी तो क्या डॉट आगे जाएगा उछल के, खुल जाएगा ये? तो क्या ये चीज पीछे जाएगी जो टेस्ट ट्यूब है या बॉटल? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि प्रूव करना है, कि प्रूव कि जो अभी आपने ऊपर देखा, आपसे वो कहेगा कि आप किस अधिकार से कह रहे हो ये, अभी तक तो सब चीज प्रूव कर करके लिखते थे, बिना प्रूव किए लिख दिया। वो ऑब्जेक्शन उठाएगा तब आपको बोलना पड़ेगा ना कि नहीं हमें प्रूव पता है, तो प्रूव तो करना पड़ेगा ना। ऐसे फिजिक्स में कोई चीज नहीं साइंस में यूज कर सकते हो अपने मन से। तो अब उसने क्वेश्चन उठा ही दिया है कि प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय यूजिंग, किससे? बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो अब प्रूफ देखिए, लेट टू ऑब्जेक्ट्स, तो पेज नंबर में दिया है आपके में, पेज नंबर निकालो 123, उसी में है ये चीज। सो अगर लेट टू ऑब्जेक्ट्स या बॉल्स ऑफ मास MA and MB initially moving with UA and UB velocity, शुरू में वो किस वेलोसिटी से चल रही हैं? वेलोसिटी, ठीक है। कोलाइड, वो क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं। एंड देन फाइनली स्टार्ट मूविंग आफ्टर कोलिजन, फाइनली किस स्पीड से चलने लगती हैं? विद VA एंड VB वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद ये स्पीड ले लेती हैं, कोलिजन और रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ए के लिए मैंने UA VA यूज किया है और बी के लिए UB VB यूज किया है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब देखो कि फिगर क्या बना है बुक में। बुक में फिगर बना हुआ है कि
दो चीज़ें हैं, ठीक, और उनकी अपनी स्पीड है। तो स्पीड है, हम लोग अपनी आसानी के लिए ये ma है, va है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर उल्टा चलेगा तो निगेटिव लेना है। तो हमने यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं लिया है, हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही तरफ ले रहे हैं, जिससे कि वेलोसिटी पॉजिटिव ले जा सके। समझ में आई बात कि नहीं? कई बार ऐसा भी होता है ना, पीछे से एक कार आती दूसरी कार को टक्कर मार देती, तब भी तो कोलिजन होता है कि नहीं? तेजी से आई मार दी, ऐसा होते देखा है? देखा तो नहीं होगा, लेकिन होता है। अगर तेज कार होगी तभी टक्कर मारेगी। तो क्या आपकी बुक में ये बात लिखी है कि यूए बड़ा है यूबी से? जरा देखो ऊपर की लाइन में कि यूए ज्यादा होगा तो टक्कर मार देगी, तो यूए बड़ा है यूबी से। अच्छा, अब फिर इसके बाद इनकी टक्कर हो गई। देखो, अगर पीछे बड़ी स्पीड से कार आ रही है तो आगे धीमी चलने वाली कार को टक्कर मार देगी क्या? इट इज ग्रेटर देन। ग्रेटर का मतलब है जिसकी ओर ये खुला होता है वो ग्रेटर माना जाता है। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2। समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, अब इन दोनों की टक्कर हो गई, सो दिस इज द कोलिजन। सो ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये MA MB। तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। जब भी कोलिजन होगा तो इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और फिर उसके बाद जब टक्कर हो गई तो अब ये भी आगे चलने लगी, MA भी चलने लगी टक्कर के बाद। हमें नहीं मालूम कहाँ गई हैं, और वो सब तो कैलकुलेशन से निकलेगा। तो मैं इसकी वेलोसिटी v है मान लूँ, और जो दूसरी है वो भी चलने लगी। ऐसा हो भी सकता है, मान लो कार ने टक्कर मारी तो ये भी आगे बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? तुम जब स्ट्राइकर से गोटी को टक्कर मारते हो तो क्या स्ट्राइकर भी बढ़ जाता है, गोटी भी बढ़ जाती है? यस सर, होता है। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति हम लोग देख चुके हैं। तो वी और वी बी। तो ये क्या है? क्या ये बिफोर कोलिजन है? ये क्या है? क्या ये ड्यूरिंग कोलिजन है? ये क्या है? क्या ये आफ्टर कोलिजन है? तो आफ्टर कोलिजन तो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये नहीं पता हमें, क्या सेम में भी जा सकते हैं। एक अगर तेजी से आने वाली ट्रक एक कार को टक्कर मारे तो ट्रक पीछे जाएगी कि उधर भी जा सकती है? ऐसा आप टेक इट फॉर ग्रांटेड ना कहिए। एक फुटबॉल ने एक कास्को की बॉल को टक्कर मारी तो फुटबॉल लौट जाएगी कि वो आगे ही जाएगी? सर आगे जाएगी। तो ऐसा कह नहीं सकते हैं कि वापस जाएगी, ये हर केस में नहीं होता। अगर पीछे वाली चीज भारी है तो आगे जाएगी, और हल्की है तो क्या होगा? अगर कास्को की बॉल से फुटबॉल पे टक्कर मारोगे तब क्या होगा? फुटबॉल आगे चले जाएगी और कास्को पीछे चले जाएगी। ये होता है, यही चीज है। तो ऐसा हम लोग कुछ ले नहीं रहे ना कि किसका मास ज्यादा है किसका। तो जो भी होगा, अब देखो पिछले सवाल में निगेटिव आ गया कि नहीं? अपने आप ही हमें सवाल बता देगा वो पीछे जाएगी कि आगे, तो करना नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर हम सही सही साइन डालेंगे, लेकिन आपको सही सही साइन डालना पड़ेगा। जो चीज राइट जा रही है उसको प्लस लिखना पड़ेगा, और जो लेफ्ट आ रही है उसे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। तब फिर आपका सही साइन आएगा, वो बता देगा कि आगे जाएगी या पीछे। आपको पहले से इसमें एज्यूम नहीं करना है कि वो कहाँ जाएगी। तो ये बिफोर कोलिजन हो गया, ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया, और ये क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन। अच्छा, अब इस समय क्या ए पर कोई फोर्स लग रहा है जब कोलिजन हो रहा है? फोर्स तो लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है, उसे क्या कहोगे? ए एक्सर्ट फोर्स। तो बी, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उसे कहा जा रहा है कि F बाई ए ऑन बी। इसे क्या बोल रहे हैं? बाई ए ऑन बी। और जो ए पे लग रहा है उसे क्या कहेंगे? F बी ए, यानी जिस पे लग रहा है वो बाद में लिखा गया है। तो इसे क्या पढ़ें? बाई बी ऑन ए, ऐसा लिखा है। अब जरा देखो, अच्छा जब फोर्स लगता है तो क्या चेंज इन मोमेंटम होता है क्या? यस सर। अगर इन दोनों ने आपस में टी टाइम टक्कर मारी है, टी टाइम टक्कर मारी, समय लगता है ना टक्कर में कुछ ना कुछ, तो ये बताओ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बाई बी ऑन ए है, ए पे लग रहा है, देखो, तो फोर्स बाई बी ऑन ए, क्या न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, क्या इसका मतलब क्या होता है? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम?
बोलो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स का मतलब क्या होता है, क्या कि पर सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो ए पे बताओ, ए में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ। क्या पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम, सब ए का लेना। बताओ पी का बोलो, माइनस चेंज इन मोमेंटम है ना। ये दिखा दूं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं सिर्फ ए का ले रहा हूं, बी का ले ही नहीं रहा हूं, ए में कितना चेंज हुआ। तो बताओ ए का फाइनल मोमेंटम कितना है। ए पे फोर्स लगा तो ए का तो मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। क्या ए की स्पीड नहीं बदली, ए को किसने धक्का दिया, बी ने। तो क्या ए की स्पीड नहीं बदली, क्या ए का मोमेंटम नहीं बदला। तो बताओ ए में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ। बताओ ए का फाइनल मोमेंटम क्या है। MAVA, सही बोल रही हो लेकिन ए के टर्म्स में बोलो। MAVA माइनस और इनिशियल क्या है MA, और यू का यू नहीं बोल रही हो, UA। फिर से देखो, MAVA माइनस MAUA, फिर से बोलो माही। VA ये शुरुआती स्पीड है और ये टक्कर के बाद की है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। देखो ये किस पर फोर्स लगा, ए पर। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं, ए पे फोर्स लगाऊं, बी ने लगाया, लेकिन लगाया हमने लगाया। अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो जिस पे लगाएंगे उसका मोमेंटम चेंज होगा कि हमारा। बताओ। अरे हमारा वो तो बाद में, लेकिन हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया ट्रॉली पे, बताओ इसका तो चेंज होगा। तो बी ने फोर्स लगाया, किसने फोर्स लगाया था, फोर्स बाई बी ऑन ए। तो इससे ये शुरू में किस स्पीड से चल रहा था, क्या यूए से चल रहा था, और बाद में किस स्पीड से चलने लगा, VA। तो अब बताओ इसमें कितना मोमेंटम में चेंज हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया कि नहीं। अब मान लो अब एक B है, यानी ए ने भी तो B पे लगाया होगा, ये है B। तो इसको क्या कहेंगे, फोर्स बाई A ऑन B, और ये B है। तो बताओ B शुरुआत में किससे चल रहा था, UB बोलो, और बाद में जब इस पर फोर्स लगा, A ने लगाया, तब ये लगा VB से चलने लगा, ये है। तो पहले आप अभी A का करो, A पे फोर्स लग रहा है ना, तो A का चेंज निकालोगे कि B का निकालने लग जाओगे। ये ना देखो किसने लगाया फोर्स, ये देखो किस पे लगा है फोर्स, किस पे लगा, A पे। तो उसका चेंज हुआ। देखो A पे लगा फोर्स कि नहीं, A का चेंज हुआ। और नीचे टाइम लिख दें क्या, बोलो। तो फोर्स ऑन A that is change in momentum on A by time, rate of change of momentum। क्यों, क्योंकि फोर्स के बारे में आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो, पढ़ा है, चेक करो, बताओ। तो अगर ए पे फोर्स लगाए तो इतना तो मानती हो कि ए का चेंज होगा मोमेंटम, चाहे तुमने लगाया हो, चाहे अनुराग ने लगाया हो, चाहे कार्तिक ने लगाया हो या प्रार्थना ने, लेकिन ए पे किसी ने फोर्स लगाया तो ए का तो चेंज होगा कि नहीं होगा। कि ये देखा जाएगा कि किसने फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन होगा। 10 न्यूटन जिसने भी लगाया हो, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन ए का तो चेंज हुआ ना। तो बी पे फोर्स लगा तो क्या बी का भी चेंज होगा। अगर होगा तो फिर मैं बी के बारे में भी लिखूं, तो दैट इज फोर्स ऑन बी। अगर फोर्स बाई ए ऑन बी है, और अगर आप MBVB, एक चीज और लिखनी चाहिए, पहले MBVB ना लिखो, पहले PF माइनस PA लिखो। तो उससे क्या होगा ना, ये पता चल जाएगा कि हम सेकंड लॉ लगा रहे हैं। ये सेकंड लॉ है, मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कौन सा लॉ है। हाँ, अब बताओ क्या बता रही थी, बताओ।
वी बी माइनस एम बी यू बी और अपॉन टी। यस अच्छा एक और बात बता दो, ये तो आपने बता दिया कि फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए है, और ये क्या बताया, फोर्स ऑन बी बी। लेकिन क्या एक बात मुझे बताओ कि फोर्स ऑन बी इज इट इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन ए? Yes, sir. ये किस लॉ से? Reaction equals to minus action. मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है क्या? Yes, sir. तुम बॉल को उधर धक्का मारोगे बॉल से तो क्या बॉल तुम्हारी बॉल में इधर धक्का मारेगी, बॉल लौट आएगी क्या? चेक करो, यानी समझ में आई बात की नहीं? तो तुम मुक्का मारोगे दीवार पे, माइनस इसलिए क्योंकि एक्शन और रिएक्शन अपोजिट है। चेक कर लो, ये डॉट इधर गया तो क्या टेस्ट टू पीछे नहीं गई कि वो भी उधर गई? सर फिर इक्वल कैसे होगा सर? एक तो इक्वल होता है, यानी टू फोर्सेस इक्वल हैं। अगर दो लोग एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं तो तुम किसी को धीरे से टक्कर मारोगे तो तुम्हारे हाथ में भी धीरे से चोट आएगी, और तेजी से टक्कर मारोगे। Sir, आपने जो बॉल वाला दिया इसमें एक्शन रिएक्शन का शब्द चलते हैं। ये बॉल में क्योंकि दोनों बॉल एक दूसरे को टक्कर मार रही हैं, तो इसने इसको टक्कर मारी, इसने एक्शन किया, तो क्या इसने इन टर्न इस पर रिएक्शन किया? चाहे स्नूकर की कोई बॉल हो, वो दोनों आपस में टक्कर मारती हैं तो वो इधर उधर जाती हैं। टक्कर का मतलब है कि आप बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, उन्होंने आपस में टक्कर मारी है। ये तो फिर सर रिएक्शन में लिखना है। किसी को भी रिएक्शन मान लो, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को भी एक्शन। किसी को भी एक्शन, दीज आर साइमल्टेनियस। ये उल्टा भी कहो तो उल्टा लिख दें, फोर्स ऑन भी। अगर ऐसे हमने कहा था ना ये साइमल्टेनियस है, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन, आप उल्टा भी लिख सकते हो। तो फोर्स ऑन उल्टा किसका? है, उल्टा का मतलब जैसे अनुराग कह रहे हैं कि हम ऐसा लिख लें एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या उल्टा ही हो जाइए? Yes, sir. यस तो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये कौन सा लॉ है? एज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलो है बात सही? Yes, sir. सो इट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसने कहा भी था कि हमें आप जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करके दो। सर मोमेंटम होगा ना, मोशन। देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें प्रूव करके दो, चाहे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ देखा था लॉ ऑफ फोर्स, अब तीसरा क्या है? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ। क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताओ? फॉर एवरी एक्शन। मोमेंटम होगा। मोमेंटम नहीं होता है, थर्ड लॉ मोशन के, ये चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो कौन से 3 लॉज हैं कि जो चीज चल रही है वो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहेगी? क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है? ये मोशन के लॉज हैं। और जो सेकंड लॉ है कि जितना किसी भी चीज में मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो फोर्स होता है, क्या ये सेकंड लॉ है? और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? मोशन के लिए ही लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये जो लॉ ऑफ मोशन है ये बड़े काम की चीज है। इसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिद्ध हो जाएगा। अभी देखना, इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे, टीटी कट जाएगा, हो गया लॉ। तो आप क्या प्रूव करने जा रही है बताओ? इससे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करने जा रही है? तो बताओ बी पे जो चेंज आया है, एफ ए बी की जगह क्या लिखें? फोर्स ऑन बी यानी चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। तो मैं यहाँ क्या लिखूं बताओ? फोर्स बाय बी ऑन ए। ये फोर्स ऑन बी है, यस फोर्स ऑन बी है, तो बी का हमें बताओ चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड बताओ जरा, फार्मूला बताओ। ऊपर वैसे लिखा है लेकिन आपने ए ना बोलो, बी पे फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स बाई ए ऑन बी।
जिस पर फोर्स लग रहा होता है उसी का मोमेंटम चेंज होता है। ये बताओ माही, किस पे फोर्स लग रहा है? सर लीड तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? का तो बी के बारे में बताओ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फार्मूला बताओ, क्या लिखा था? MV माइनस वी बी MV UV अपॉन 10। यू बी अपॉन टाइम। देख लो, यही लिखा है ऊपर, अभी भी ऊपर लिखा ही हुआ है। अच्छा, अब इधर बताओ, अगर फोर्स ए पे लग रहा है, क्या ये बात मानते हो? तो ए का मोमेंटम चेंज होगा। अनुराग, यहाँ का फार्मूला बताओ। हाँ बोलो। सर एम ए वी ए माइनस एम ए वी ए माइनस एम ए यू और अपॉन टाइम। तो क्या टाइम टाइम कट गया? क्योंकि कोलाइड तो दोनों उतने ही टाइम किए होंगे ना। टच कितनी देर किए? क्या सेम टाइम तक टच में रहे? तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए और प्लस एम ए यू ए हुआ। अच्छा, अब ये v वाली टर्म एक तरफ ले आओ और u वाली उधर, ऐसा कर लेते हैं। तो एम बी वी बी और प्लस एम ए वी ए और ये उधर ले जाओ। सर ये माइनस में हो जाएगा। देखो, ये माइनस में था, मैं इधर ले आया, प्लस हुआ। चेक करो। और ये माइनस उधर ले गए तो एम बी यू बी। चाहे क्या ये बताओ, ये सब वी वी वाले हैं, वी वी, तो क्या ये फाइनल मोमेंटम है? और ये यू यू वाले हैं। तो क्या हम लोगों ने ये चीज प्रूव कर ली है? ये भी लिख सकते हो ये कि दैट इज टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। और यही सेंटेंस लास्ट में लिख भी दिया है इन्होंने कि इससे प्रूव होता है कि, आखिरी लाइन जरा पढ़ो, वही चीज लिखी गई है। दिस स्टेटमेंट कैन बी टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। लास्ट लाइन पढ़ो। यस सर। अब इसके पहले और जरा लाइन पढ़ो, क्या वहां पर भी ये है कि वी ऑब्जर्व द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स। ये पढ़ो जरा। रिमेन अनचेंज्ड और कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स। बताओ, है बात कि नहीं? और ऊपर पढ़ो, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल बिफोर द कोलिजन इज टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। है बात? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, then total momentum of two balls, momentum, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। हाँ, मोमेंटम बदला नहीं ना, कंजर्व रहा। कोई भी चीज है, अगर आपकी कोई चीज जो है टक्कर भी हो गई तब भी वही रहा, ये कमाल की बात नहीं लग रही आपको? इतनी बड़ी टक्कर हो गई, दोनों व्हीकल्स के चीथड़े उड़ गए, पहिया इधर गिरा वो उधर गिरा, और फिर भी मोमेंटम कंजर्व रहा। दैट इज अमाउंट ऑफ मोशन। क्या ये कमाल नहीं है? बम ब्लास्ट हो गया और मोमेंटम कंजर्व रह रहा है। बड़े बड़े ग्रहों की टक्कर हो जाती, प्लेनेट में एस्टेरॉइड टकरा जाते हैं, कभी नेब्यूला में चला जाता है, कभी बड़े बड़े सन ब्लैक होल में चले जाते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या आपको ये बात सुन के कुछ हैरानी नहीं हो रही कि कहीं कुछ गड़बड़ी सी है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन total momentum of two balls before collision। बॉल्स है, अब इसमें हम लोगों ने बॉल लिए तो बॉल लिखा, असली चीज तो पहले लिखवा ही चुके हैं। बोलो। इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। है बात? कार्तिक रिपीट करो। बोलो। हाँ, If no external force
इज इक्वल टू, इज या तो बोलो रिमेन अनचेंज्ड, या फिर बोलो इज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फिर से बोलिए। If no extra force is applied, then total momentum of two balls before collision is remain same. ठीक है अनुराग आप बताइए। क्या यही? हाँ यही तो इस चैप्टर का सबसे मेन है। If no external force is applied, then total momentum of two balls before collision is equal to the total momentum of after. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है प्रार्थना, इसमें हमने किस लॉ का इस्तेमाल किया इसको प्रूव करने के लिए? सूर्यांश, इस चीज को प्रूव करने के लिए नहीं, सूर्यांश, हाँ माही, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही बात है। अच्छा अब आपको जब ये बात पता चल चुकी है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और इसके क्वेश्चन भी हमने एक दो किए हैं, नाउ वी शुड कम टू एग्जांपल 9.6। देखो बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद वेलोसिटी 150 ग्राम। एक पिस्टल से बुलेट फायर की जाती है और ये है पिस्टल। सो एक बुलेट, पहले बुलेट इसके अंदर है, अच्छा ये बुलेट अभी इसके अंदर, ये देख लो बुलेट दिख रही, अभी फायर नहीं की गई है, ट्रिगर दबाया जाएगा तो फायर हो जाएगा। तो अभी इस पिस्टल का मास कितना है? क्या 2 kg? और इस बुलेट का मास कितना है? 20। 20 ग्राम। तो 20 ग्राम बुलेट का मास है। तो अब यहाँ पर मास ऑफ पिस्टल है और मास ऑफ बुलेट है, और ये बात की कंडीशन है। अब बुलेट फायर हो गई, ये जब बुलेट फायर हो गई तो बुलेट किस स्पीड से आगे गई? मीटर पर सेकंड, और ये है ये 2 kg की है। तो वो पूछ रहा है कि ये किस स्पीड से, ये पीछे जाती है क्या? जाती तो है, पिस्टल पीछे भागती है कि नहीं? तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। अच्छा क्या यहाँ से पी आई आएगा और यहाँ से पी एफ? ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल है। तो अच्छा तो हम लिख दें पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ। ये कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ना ना जी, ये लॉ, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। एक्शन रिएक्शन पेयर तो हम मानते हैं, लेकिन मोमेंटम को मोमेंटम के इक्वल करना ये बहुत बड़ी घटना है। फोर्स को फोर्स के इक्वल थोड़े ना कर रही हो, दिखा देता हूं। फोर्स को फोर्स के इक्वल करती तो होता थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देखो फोर्स को इक्वेट कर रही हो क्या? कंजर्वेशन वाला कहाँ है? ये है पी आई इक्वल टू पी एफ। जब मोमेंटम, पहले है। अरे तो एक ही बात है, अब 2 को 2 के इक्वल बोलो, उधर का उधर लिख दो, दो चीजें बराबर हैं तो पहले बात क्या होता है? समझ में आई बात कि नहीं? उसको पलट के लिख देंगे, आप पलट के लिख देना, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये चीज आपको दी गई है। तो अब देखो पी आई की जगह क्या लिखूं? क्या मास ऑफ बुलेट, एक है मास ऑफ पिस्टल, और यूपी एमपी यूपी और प्लस बुलेट को बी लिखो। सर पी क्यों लिखा? पी का मतलब पिस्टल और बी का मतलब, क्या कुछ भी रख सकते हैं? अरे कुछ भी रखो, 1 1 2 लिख दो। अगर 1 2 लिखोगे तो इसे 1 लिख देना, इसे 2 लिख देना, इसे 1 लिख देना, इसे 2। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? बताओ। सर क्या वन लिख देना बुलेट को? यानी m1 u1 प्लस m2 u2, किसी को 1 1 2 2 मान लो, बोलो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमने पिस्टल और बुलेट लिख दिया, आप चाहे तो 1 2 मान लेना, ठीक है? तो जरा देखो
फिर क्या होगा, तो यू भी लिख दिया, यू लिखा है कि नहीं, और वहां क्या लिखोगे, MPVP और प्लस MBVB। आपने ना दोनों में सही लिखा। एक में यू लिखा, इनिशियल में यू, उसमें भी, बोलो सही है। ना चाहें तो M1U1 प्लस M2U2 ठीक लग रहा है, और M1V1 ये ठीक लग रहा है। सर एक में पी एक में बी। तो यानी कि हमारा ये सिस्टम है, तो एक 1 एक 2 है। तो होता क्या है कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि दोनों बॉल का टोटल मोमेंटम, ए का भी इनिशियल, बी का भी इनिशियल, ए का भी फाइनल, बी का भी फाइनल, ये फाइनल है। तो इनिशियल का सब जोड़ोगे कि नहीं, देख लो। तो वही नीचे भी तो लिखा है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो टोटल में तो दो बॉल है ना, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वही नहीं आया क्या, कोई अलग चीज थोड़ी ना इस्तेमाल कर, वही लिख भी रहा हूँ। M2 ये V2 ठीक लग रहा है, 1 और 2, 1 को पिस्टल माना है। अच्छा M1 कितने kg का है, 2 kg into 0। 0, और ये 20 ग्राम को kg में बदलो, क्या 20/1000 कर दोगी, बताओ। 0.0। हाँ, और U भी 0 है क्या, क्योंकि चीजें रेस्ट में। अब फाइनली क्या हुआ, पिस्टल 2 kg की है, लेकिन ये पता है किस स्पीड से जा रही है कि बिल्कुल नहीं पता है, नहीं पता है। नहीं पता। अच्छा ये 20 ग्राम की है, 150 की स्पीड से जा रही है ना। हैं? अब वो आप 150 150 की स्पीड से ये बुलेट जा रही से 2 लिखा है, देख लो। बुलेट गई है 150 से, पिस्टल थोड़ी गई, पिस्टल गई होती तो कॉलर बोन आपकी तोड़ देती, वो जो नेक के नीचे की कॉलर बोन है, ये बुलेट गई ना, उसकी रिकॉइल स्पीड पूछी जा रही है। आप बताओ, तो यहाँ पे क्या लिखें, 150 लिख दें, फिर इसे 2 माना है कि नहीं, देखो 2 की जगह ही तो लिखा है ना, 1 वाले के लिए 1 2 लिख दिया है, आपने कहा 1 2 लिखो, मैंने 1 2 लिखा, पहले वो लिखा था। अच्छा अब देखो, क्या ये सब 0 0 हो गया, और उधर 2V और एक 0 से ये 0 कटा, और एक 0 से ये 0 कटा, तो ऊपर क्या 30/10 आया, बताओ। 15 2 जा 30, एक 0 से एक और 0 कट गया, तो बताओ 0 क्या 2V + 3 के बराबर आया, तो 2V किसके इक्वल आया, 3 के कैसे, -3। हाँ, तो 2V = -3, तो V किसके इक्वल आया, -3/2। क्या ये जो पिस्टल है वो बैक जाएगी, रिकॉइल क्या निगेटिव आ गया है, तो अगर निगेटिव आए तो इधर जाएगी, क्योंकि 150 हमने प्लस लिया था, क्योंकि ये उधर गई थी, क्योंकि आपकी बुक में बना है कि उधर जा रही है, तो जो राइट में चीज जाएगी क्या उसे प्लस नहीं लेंगे, और जो निगेटिव आए तो फिर वो लेफ्ट में जाएगी, बोलो। तो ये बताओ पिस्टल किस स्पीड से रिकॉइल होगी, तो लिखना रिकॉइल स्पीड ऑफ पिस्टल। जब रिकॉइल लिख दोगे तब निगेटिव मत लिख देना, क्या लिखोगे बताओ, रिकॉइल स्पीड ऑफ पिस्टल, या लिखना पिस्टल विल मूव इन बैक डायरेक्शन, बैक भी लिख दोगे तब भी निगेटिव नहीं लिख पाओगे, तो रिकॉइल स्पीड ऑफ पिस्टल। इसको पॉइंट में नहीं लाना, देखो बुक में दिया हो तो पॉइंट में लिख दो, लिखा तो है पॉइंट में लिख दो। 1.5 मीटर पर सेकंड। बोलो अब लॉ ऑफ इसमें सर किलोग्राम क्यों नहीं लगाया, किलोग्राम तो सभी जगह लगाया, देखो 1000 से डिवाइड किया तो खुद ही सिस्टम में आ गया। फिर से देखो 20 ग्राम इंटू नीचे लिखो 1000 ग्राम और ऊपर लिखो 1 kg। बोलो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर नीचे सेम है, तो ग्राम से काटो ग्राम, एक 0 से काटो एक 0, तो 2/100 क्या हुआ, क्या 0.02 kg,
ऊपर सिर्फ केजी बचा कि नहीं, यही तो यूनिट फैक्टर मेथड है। तो अगर ये कह रही हैं कि आप पहले से ही उसकी आवाज से एक बार समझा दो। नहीं नहीं, देखो ये बात आप समझिए, माही की बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो। सर am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। उससे मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था तब से। ओके ओके, माइक अभी ऑन है, आप बोलिए। सो इट इज M1U1 प्लस M2U2 इज M1V1 और प्लस M2V2, ठीक है अनुराग? बताओ। तो माही का ये कहना, इसे आप 2 kg रख रहे हैं, इसे 0 रख रहे हैं, आप इसे सिंपली 0.02 क्यों नहीं रख रहे हैं? तो सही कह रही आप अपॉन 1000 क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ ज़्यादा आसान लग रही है, तो उसी की बात मान लेते हैं। सर हमने M1U1 में क्या क्या किसका क्या लिखा है? M1 तो एक थी पिस्टल, और क्या पिस्टल भी रेस्ट पे थी? और क्या बुलेट जो इसके अंदर पड़ी थी वो भी रेस्ट पे थी क्या? यस सर। क्या दोनों को 0-0 लिखना ठीक था? यस सर। क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था, पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे था। अब दोनों ही मोशन में हो गए, लेकिन एक अपोजिट मोशन में हो गए, एक सीधे मोशन में हो गए, और दोनों ने मिलकर फिर आंसर निकालोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि जब इधर 0 है तो क्या उधर 0 नहीं आएगा? तो ये एट रेस्ट पे थी। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्शन है माही का, जब आपने यहाँ वी लिखा तो यहाँ ये क्यों नहीं लिखा कि लेट रिक्वाइल स्पीड ऑफ पिस्टल इज वी? क्योंकि जब आप अपने मन से कुछ चीज लेते हैं तो उसे लिखना चाहिए कि नहीं? इनका ये भी ऑब्जेक्शन आ गया। इधर लेफ्ट में 0 आ गया, और 150 में 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या 300 आएगा? और 300 में 2 डेसिमल लगा दो, पहले 0, 152 जब 300 बोलो तो 0 इज इक्वल टू 2v प्लस 3 आ गया। तो 2v क्या आ गया? -3 आ गया। तो क्या ये -3/2 आ गया? तो v कितना आ गया? -1.5 मीटर पर सेकंड। अनुराग समझ में आई बात? सर 0.02 कैसा है? 0.02 वो 2 ही होगा ना? देखो उसमें उन्होंने बताया है कि 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम को आप ऐसा ही सिस्टम में बदलिए। ये माही नहीं तो बताया, तो मुझे बदलना पड़ा केजी में। पहले मैं 1000 से डिवाइड कर रहा था कि चलो इसे केजी मान लो, तो बोले पहले आप बदल लेते बाद में वैल्यू रखते, तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया। बोलो समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सर जो v की वैल्यू आई तो उसमें किलोग्राम नहीं रखेंगे? v में वो तो v जैसे कोई भी चीज है तो वो किलोग्राम सब कट जाते हैं, ये v के टर्म्स में आ गई। v में क्या किलोग्राम रखोगे? वो तो मीटर पर सेकंड में आएगी, v में कहाँ केजी होता है? वो आप अगर यूनिट की अकाउंटिंग करोगी तो वो सब कट जाएगा, ऐसा नहीं है कि बच जाएगा, सब केजी कट जाएगा। वी जब भी है ऐसा ही सिस्टम में रखोगी तो जो जिस यूनिट का है वही आता है। समझ में आई बात? वी तो मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में आया, सबको मैंने ऐसा ही सिस्टम में बदला। एग्जाम्पल 9.7, एक लड़की जो कि एक स्टेशनरी कार्ट पे चढ़ती है, ये स्टेशनरी कार्ट है और इस पर वो चढ़ जाती है। सो शी इज मूविंग ऑन स्टेशनरी कार्ट, ठीक है। सो अगर वो इस तरीके से करती है एंड मूव्स ऑन स्टेशनरी कार्ट, एक पैर इस पर रखती है और दूसरा पैर अभी उसका जमीन पर है, एंड नाउ शी इज मूविंग लाइक दिस। अब ये देखो, तो ये जब इस पे चलती है तो ये 3 kg की कार्ट है, लेकिन क्या ये रुकी हुई थी? और ये लड़की दौड़ते दौड़ते आ रही थी, ये 40 kg की लड़की है, और क्या ये किसी स्पीड से आ रही थी? देख लो, यस सर। 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो पहली वाली चीज है उसे 1 मानो और दूसरी वाली चीज को
2। और जब वो इसके ऊपर चढ़ गई तो क्या अब दोनों मिलकर एक स्पीड से चलने लग गए? ये यानी नाउ दिस गर्ल हैज स्टार्टेड मूविंग विद सम मोशन, तो दिस गर्ल इज नाउ मूविंग। ठीक है, तो अभी इसका ये इस तरीके का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो ये दोनों अब एक बन गए हैं। तो अभी इसकी कितनी स्पीड हो गई है? 43 kg क्या 40, क्योंकि 40 किलो की ये 3 किलो है, तो आप चाहे तो अलग अलग लिख लो, ये 40 kg और ये 3 kg। और क्या दोनों की, तो वेट होगा ना। हाँ तो मास है ना, मास ही तो है। और स्पीड क्या है? कह रहा है स्पीड बताओ, पूछ रहा है, कह रहा है अगर ये शुरू में 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी और एक स्टेशनरी कार्ड पे चढ़ गई तो इसका फाइनल वेट बताओ। अच्छा, मैंने गर्ल को 1 लिया है और कार्ड को क्या लिया है? अब एक बात मुझे बताओ कि पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ, ये कौन सा लॉ है? क्या ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब आप बताइए, कुछ लोग थर्ड लॉ बोल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूं? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या माइक नहीं खुल रहा है? अच्छा अच्छा, ओके। पी आई इज इक्वल टू पी एफ, तो पी आई को क्या लिखें? क्या m1 u1 प्लस m2 u2, और ये क्या है बताओ? m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो, 1 किसे माना है? गर्ल को, जो पहले बना है उसे 1, जो बाद बना है उसे 2। तो 1 कितने, तो बताओ इसमें 40 रख दिया, u कितना रखा? 5। क्या ये राइट में है इसलिए आपने +5 बोला है? यस सर। चलो, m2 कितना है? 14 to 0। अब आप जाने, हमने तो m2 कार्ड को माना है। अब 40 किलो की कार्ड पे कौन चढ़ेगा बच्चे का? 3 है, और वो उसकी स्पीड क्या है? स्पीड क्या है इसकी? 0। क्योंकि शुरू में तो 0 ही पे था जब वो उस पे चढ़ी, जब चढ़ गए तो दोनों चलने लग गए क्या? तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इसकी ये 40 है, ये भी v की स्पीड से चली, और ये 3 है, क्या ये भी v की स्पीड से चला? भाई अब दोनों ही चलेंगे v की स्पीड से, दोनों एक साथ हैं, उस पे चढ़ गई और चलने लग गई। So let speed of girl along with cart is v meter per second. Here सर ये सेकंड वाला मीटर। ये ना, क्या दोनों, अगर लड़की इस पे चढ़ गई तो बताओ, अगर वो इस पे चढ़ गई है तो क्या अब ये दोनों एक हो गए सिस्टम? ये दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे कि कार्ट अलग भागेगी, अलग गिर जाएगी? एक साथ चलेंगे, क्योंकि जब आप चलते हुए किसी चीज पे चढ़ जाते हो तो फिर उसके ऊपर अचानक स्मार्टली चढ़ जाओ तो दोनों लोग ही भागने लगेंगे। आपका जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो ट्रांसफर हो गया कि नहीं इसमें? बताओ, ये चीज है। अगर आप दौड़ रहे हो, किसी ने आपको एक पेन पकड़ा दिया, तो क्या पेन को भी एक स्पीड मिल जाएगी, वो भी आपके साथ भागने लगेगा? तो लगभग वैसा ही है। तो हियर v इज कंबाइंड स्पीड। किसकी कंबाइंड स्पीड है? गर्ल एंड कार्ट। चलो अब इसको जरा पढ़ो, ये 45 का कितना हुआ? 200। यहां से क्या आया? 40v प्लस 3v क्या होता है? 43v²। स्क्वायर थोड़ी ना हो जाएगा। 2x प्लस 3x क्या होता है? स्क्वायर लगा दोगी? हाँ बताओ। 5x होता है कि स्क्वायर लग जाता है? मल्टीप्लाई कर रही हो क्या? 200 चेक करते हैं। जैसे 40 किलो की लड़की थी और ये इसका स्पीड क्या था? 5, तो 4। अच्छा, और इसको भी किया। अब
1 मिनट। v इनकी कंबाइंड स्पीड है, देख लो ये लिखा है v, बताओ है कि नहीं कंबाइंड स्पीड? चाहे तो यहाँ भी v लिख लो, ठीक है, वो इस तरीके से। तो अब ये देखो v क्या आएगा, क्या v प्लस में आने वाला है, क्योंकि कार्ड भी उधर ही जाएगा, लौटा थोड़ी देगा उसको, आगे जाएगी लड़की। 43, अब 43 से डिवाइड किस में करो, 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो कितना बचा, क्या 28, 0 लगाओ। अब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 6 3 जा 18, और एक डेसिमल लगा दिया हमने, यहाँ डेसिमल लगाओ, और 6 4 जा 24, तो 25, तो कितना बचा 60 20 22 बचा। 4.6 लिख देना, ठीक है, और आगे लिख रहा है वो, फिर 5 टाइम्स ले जा रहा है, 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20, इतना ले जा रहा है, 4.65 लिख रहा है, जो आंसर है वहां तक तो लिखना है। तो v कितना आ गया, 4.75 meters। so girl along with cart will move in the same direction, सेम लिख देना, ठीक है, राइट लिखना और लेफ्ट लिखना ठीक नहीं है, क्या क्या लिखना ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। गर्ल along with cart will move in same direction in which she was running with speed of 4.65 मीटर पर सेकेंड। बोलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सवाल समझ में कुछ कुछ आ रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही है कि पी आई पी है आ रहा है, क्योंकि आप लोग खुद ही बता रहे हो, अनुराग आपने इसकी वैल्यू खुद ही पुट करवाई है। अगर नहीं अच्छा लास्ट वाला लिख लो, अभी नहीं अगर समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन देखो 9.8, इससे समझ में आ जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है ना। अब देखो 2 हॉकी प्लेयर्स, तो 2 हॉकी प्लेयर्स हैं, तो एक क्या कर रहा है, एक यहाँ से इधर दौड़ रहा है और दूसरा हॉकी प्लेयर क्या कर रहा है, सो दे आर होल्डिंग हॉकी एंड, ठीक है, तो ये हॉकी लिए हुए हैं एंड ये फिर टकरा जाएंगे ये ऐसे। सो फर्स्ट इज मूविंग लाइक दिस एंड सेकंड इज ये। नाउ फर्स्ट पर्सन इज मूविंग लाइक दिस एंड सेकंड इज मूविंग लाइक दिस। तो दूसरा एक है सरदार जी है, तो वो भी मूव कर रहा है। नाउ एंड बोथ गेट इंटेंगल्ड विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, क्या टक्कर हो जाती है इन दोनों की। तो इनकी जो हॉकी है वो आपस में इंटेंगल हो जाती है, सो बोथ गेट इंटेंगल। नाउ अब देखो, नाउ अब इनका शुरू में ये कितनी केजी का है, ये किस स्पीड से आ रहा है बताओ, क्या ये 6, चेक कर लो, ये सही बता रहे हैं, ये 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसका वजन कितना है, 55 केजी लिखा भी है इसमें, 55 केजी। सिर्फ फिगर से ही हम लोग समझ सकते हैं, हमें ऊपर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और ये कितने केजी का है, 60 केजी का ये है, और 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, बल्कि 60 केजी वाला दुबला लग रहा है तो 55 वाला मोटा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, तो टकरा गए तो एक दूसरे के साथ इंटेंगल हो गए, और इंटेंगल हो जाने पर इन दोनों का मास कितना हो गया, तो ये दोनों अभी बात की स्थिति है
कि दे गेट इंटेंगल्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकरा गए, कोलिजन हो गया। और कोलिजन होने के बाद नाउ दे गेट कोलाइडेड एंड नाउ अब देखिए, अब ये दोनों क्या एक साथ एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे? नाउ दे विल, अब ये एक दूसरे में उलझ गए हैं, तो उलझ गए हैं तो अब ये उलझ जाने के बाद दे विल मूव टुगेदर, और इनकी हॉकी स्टिक भी गिर गई है या इनके हाथ में होगी, तो ये है। अब दे विल स्टार्ट मूविंग, पता नहीं कहाँ जाएंगे, हमको तो पता नहीं लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में, लेकिन एक दूसरे से उलझ गए हैं। टक्कर, जब दो आदमी एक साथ टकरा जाए, उनकी हॉकी उलझ जाए, तो जो दोनों एक साथ गिरते हैं, मालूम है कि नहीं? दो आदमी या तो लेफ्ट गिरेगा या राइट मिलेगा। दो आदमी अगर कैच लेते लेते एक दूसरे से उलझ जाएं, तो या दोनों एक के ऊपर एक गिरेंगे, चाहे लेफ्ट में गिरेंगे चाहे राइट में, या दोनों एक साथ कुछ दूरी तक जाके गिरेंगे। तो वो कह रहा है इनका टोटल वजन बाद में क्या होगा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है क्या? ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन की स्थिति है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये कौन सा लॉ है? ये जरूरी है लिखना, लॉ ऑफ कंजर्व, ना जी, मोशन को छोड़ दो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही तो ये आया है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ये गतिकी के नियम नहीं है, दीज आर नॉट द लॉज ऑफ मोशन। हाँ, ये उसके द्वारा, ये मोमेंटम है ना, पी मोमेंटम होता है कि नहीं, और मोमेंटम कंजर्व्ड है, जो पहले मोमेंटम था बाद में। अच्छा, P1 की जगह में क्या लिखूं? अब बात ये आ जाती है, और इधर फिर क्या लिखूं? M2V2। क्या दोनों की वेलोसिटी एक हो गई है? अब वो निगेटिव आएगी तो निगेटिव दिखा देंगे। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी एक हो गई है, लेट देयर कंबाइंड वेलोसिटी इज V, ऐसे लिखो, देयर कंबाइंड वेलोसिटी इज V मीटर पर सेकंड, यूनिट के साथ लिखा करो। अच्छा, पहले का मास कितना था? फोटो देख के बताओ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा, दूसरे का, हाँ, यहाँ पे गलती होने की संभावना थी, लेकिन अब आपने संभाल ली बात। अच्छा, यहाँ बताओ, वैसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। पहले वाले का मास क्या है? 60। क्या ये भी V से चलेगा? और दूसरे वाले का मास 55, क्या ये भी V से चलेगा? दोनों उलझ हैं, बताओ। अभी कोई चीज लेफ्ट में जा रही, देख लो, ये लेफ्ट में आ रहा तो निगेटिव लगाया, ये राइट में जा रहा है तो ये है 5 मीटर पर, यहाँ लिख लो। समझ में आई बात? ये कन्वेंशन है कि कोई चीज अगर राइट में जाएगी, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कन्वेंशन नहीं लिया था, ये लिख दिया। पहले गलती कर रही थी माई, लेकिन सही कर लिया बाद में। अब देखो, इन दोनों को जोड़ो, V को कॉमन निकाल के, तो अंदर क्या बचा? इधर क्या आएगा? हाँ, 115 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? 300। अब और क्या आएगा? 6 5 जा 30, हाँ, -330 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ -30 आ गया, और उधर कितना आ गया? 115। यही इन दोनों का कंबाइंड मास है, तो V क्या आ गया? ये आया। अच्छा, ये किससे कट जाएगा? क्या 5 से कट जाएगा? 5 6 या 30, 5 2 या 10, 5 3 या 15। अब नहीं कटेगा किसी से भी। अब क्या करें? तो 23 से किस में डिवाइड करें? डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 20, ये 46 हुआ,
14 आ गया। अब क्या लिखेंगे, डेसिमल तो लगा ही हुआ है, 0 बढ़ाओ तो 6 टाइम्स चला जाएगा क्या, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 तो 13, बिल्कुल ठीक ठीक गया है, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो v कितना आ गया, -0.26, तो v कितना आ गया 0.26 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हम लोग कहाँ मान रहे थे, राइट में जाएंगे, और ये गए कहाँ बताओ। सो बोथ व्हेन आफ्टर गेटिंग इंटेंगल्ड विद ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे में उलझ गए हैं, देन दे विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट विद अ स्पीड 0.26 मीटर पर सेकेंड। व्हेन बोथ गेट, कभी ऐसा देखा है कि धागे आपस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, इंटेंगल्ड विद ईच अदर, इसको कहते हैं उलझना, विद ईच अदर, दे कंबाइनली मूव टू लेफ्ट विद, लेफ्ट लिख दिया, यहां लेफ्ट लिखना ठीक रहेगा, विद जो लेफ्ट न लिखे, सो दे कंबाइनली मूव टू द प्लेयर ऑफ 60 kg, ऐसे भी लिख सकते हो। सो विद कैसे होगा, मूव टू लेफ्ट विद स्पीड, इतना समझ में आ गया। सर ये क्या लिख रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं जब ये अगर एक दूसरे के साथ उलझ गए, व्हेन दे गेट इंटेंगल्ड विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे में उलझ गए तो दोनों साथ में थोड़ा आगे जाएंगे, फिर गिर भी जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे लोग। समझ में आ गई बात। तो अब देखो ये ऐसी बात हो गई। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, पेज नंबर 126। तो इसके पहले तो नहीं है ना कहीं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले नहीं है। चलो, सो अगर एक्शन ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन है, देन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो पहला क्वेश्चन कि हॉर्स पुल से कार्ट, ओके। नाउ कहा जा रहा है कि अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल हैं तो हॉर्स कैसे पुल कर सकता है कार्ट को। हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, Here's the definition of card. Vicarage. हॉर्स पुलिंग ए कार्ट क्या? According to Lockhaven University, if the horse tries to pull the cart, the हाँ, फिर से एक बार बताएं जरा। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। सो अगर वो कह रहा है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, देन हाउ कैन हॉर्स पुल ए कार्ट। मान लीजिए कि दिस इज हॉर्स, ओके, एंड इट पुल्स ए कार्ट। सो नाउ एंड तो हियर ये हमने देखा है कि वो जमीन पे क्या लगाता है, क्या फोर्स लगाता है। तो जमीन को पुश करता है, और जमीन को जब पुश करता है हॉर्स तो क्या होगा। हाँ, सो दिस इज हॉर्स इज
पुलिंग ए कार्ट, ठीक है. सो ये नाउ एंड दिस इज कार्ट विच इज गेटिंग पुल्ड बाय इट. सो हाउ इट पुल्स ए कार्ट? तो हॉर्स कैसे करता है? व्हेन इट पुशेस द ग्राउंड बैक साइड, देन ये क्या होगा? देन ग्राउंड एक्सर्ट ए रिएक्शन फोर्स ऑन हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इसने एक्शन किया, ये क्या चीज हुई बताओ? तो ग्राउंड ने क्या किया? रिएक्शन किया. सो ये चीज हम देखते हैं कि ये देखो, when horse pushes the ground back, pushes the ground back, then due to this action, earth या ग्राउंड pushes forward, pushes the horse forward, pushes the horse. वो किसको पुश करती है? हॉर्स को. pushes the horse forward as, ठीक है, as we know. क्यों ऐसा है? it by Newton's third law of motion. ये किस वजह से हो पाया है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जाएगा. दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो वहां पर क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड, हॉर्स आगे जाता है. एंड द कार्ट टाइड विद इट, और कार्ट क्या उससे बंधी हुई है? टाइड विद इट ऑल्सो मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. समझ में आया? इसमें मेन क्या चीज लिखनी है? फॉरवर्ड इसमें तीन चीजें मेन है कि हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैक, एक ये लाइन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये लिखना है, एंड ग्राउंड पुशेस अर्थ हॉर्स. ये तीन लाइन लिख दोगे तो कोई गलत नहीं कर पाएगा. और कुछ लिखो चाहे ना लिखो कि हॉर्स ने पीछे जमीन को धक्का दिया तो जमीन ने हॉर्स को आगे धक्का दिया, और ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही लिखना है, चाहे किसी भी तरीके की ग्रामर से लिखो. समझ में आ गई बात? सेकंड, why it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water. So क्यों ये difficult हो जाता है? When water is ejected in large amount by hose, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस एक्शन, इसकी वजह से क्या होगा? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. किस पे रिएक्शन लगेगी? क्या होस पे लगेगी? सो होस क्या करेगा बताओ? मूव्स, हाँ मूव्स या थ्रोन बैक इन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन.
अरे ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लो ये रॉकेट है, ये मिसाइल जा रही ऊपर और इसने बहुत सारा प्रोपेलेंट चार्ज छोड़ दिया है, और ये है, और ये प्रोपेलेंट चार्ज छोड़ दिया है, और एक बच्चा जिद पकड़ ले, मैं तो इसे नहीं जाने दूंगा, मैं तो इसे पकड़ लूंगा, ये क्यों जा रही है, ये मेरी प्रिय है, तो पकड़ पाएगा क्या मिसाइल को? बताओ, हमें तो नहीं लगता पकड़ पाएगा, बताओ। तो इस उतना बड़ा आदमी नहीं होगा, लेकिन यही कंडीशन यहाँ है कि नहीं? सो थ्रोन बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, ये चीज अगर धुआं पीछे जा रहा है तो ये आगे नहीं जाएगी जेट प्रपल्शन से, तो यही चीज होती है कि नहीं? तो अब इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अब अगर पानी उस होज से आगे निकला, तो अगर आगे निकला तो ये होज क्या करेगा बताओ? पीछे जाना चाहेगा। तो उसको रोकने के लिए फायरमैन को क्या करना पड़ता है? टू प्रिवेंट द होज to be thrown in backward direction, to be thrown, तो इस लड़के को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? डायरेक्शन, firemen have to apply large amount of force, ठीक है? firemen apply more muscular force, to hold it, तो उसे होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ जब भी अपने यहाँ भी फायर फाइटिंग टीम है, एकदम जो नए नए होते हैं, जब पानी बहता है तो तुरंत पीछे फेंक दिए जाते, चोट लग जाती है, ऐसे वो पीछे भागता है, वो देखता भी नहीं कि कोई आदमी पकड़े है, वो घट से जैसे गोली की तरह पीछे भाग रहा हो। अगर पानी ऑन किया जाए, 4 लोग पकड़ते हैं, चारों को पीछे फेंक देता है। कभी आपको भी मौका मिले तो देखना, या वीडियो में देख लेना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कहा गया, एक राइफल 4 किलो की है और बुलेट 50 ग्राम की है, तो एक राइफल ले लो, मैं पिस्टल ले रहा हूँ, क्योंकि राइफल लेने में तो बड़ा ज़्यादा पेज चला जाएगा, और उसके अंदर बुलेट है, ठीक है? किसी को राइफल बनाना हो तो राइफल बना ले, ऐसे तो राइफल ऐसे होती है, तो ये पिस्टल है, और ये क्या है? राइफल। बोलो, समझ में आ गई बात? राइफल है। हाँ, राइफल बड़ी होती, पिस्टल हैंडी होती, हाथ में आ जाती, जो पुलिस वाले नहीं लेके चलते हैं केस में। राइफल एक हाथ के बराबर होती है, और पिस्टल पूरे लंबे हाथ के बराबर होती है। राइफल पाम में आ जाएगी, पिस्टल पाम में आ जाएगी। हाँ, पिस्टल, और राइफल तो बहुत लंबी होती है ना। अच्छा, अब बताओ कि मान लो इससे गोली छूट गई तो क्या होगा? ये तो इससे अब बुलेट छूट गई, तो ये पहले की स्थिति है, ये बाद की स्थिति है। क्या स्पीड है इसके छूटने की? कुछ दे रखा है क्या? फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड, इसका वजन 50 ग्राम है, और ये पिस्टल कितने किलो की है? इस बार 4 किलो की दे दी, भारी है। तो रिकॉइल होता है, कई लोग अगर ठीक से ना पकड़े ना पिस्टल, तो इतनी तेज रिकॉइल आता है कि कलाई की हड्डी टूट जाए। हार्ड है, इट इज वेरी हार्ड टू होल्ड इट, ऐसे आसानी से नहीं होता। उसमें ना एक बार बड़ा खाना हुआ था, तो यहाँ पर भी बहुत सारी गन, मतलब वो सब ड्रोन ये सब दिखा रहे, तो मैंने पिस्टल हाथ में उठाई थी, बड़ी भारी सी होती है। हाँ, भारी होती है, तो अब फायर करने में भी बहुत सावधानी क्या? अब जो भी है, यहाँ तो 4 kg लिखा है, बट ये ज़्यादा ही है वजन, इतना नहीं होगा, 2 kg के लगभग तो होती है। अब देखो, तो मैं एयरफोर्स में पिस्टल रिपेयर में ही था, पिस्टल रिपेयर, जो भी पिस्टल ख़राब होती थी वही मेरा काम था। अब देखो 50 ग्राम का, तो मैं क्या लिखूं? क्या PI = PF लिखूं? अब बोलो, इस बार सही बोला है, इस बार मोशन नहीं बोला। ये
इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। कार्तिक बताओ आगे का। पी आई इज इक्वल टू पी एफ बताओ। सर वो है नहीं। चलो सूर्यांश आप बताओ। क्या अच्छा कोई बात नहीं, अनुराग बताइए। सर क्या बता माही बताइए। सर मैं बता। हाँ सर M1 हाँ सर M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2। M2V2। मान लीजिए ये पिस्टल पीछे रिकॉइल हो रही है और इसकी स्पीड क्या है v। लेट रिकॉइल स्पीड ऑफ पिस्टल इज, 0। देखो रिकॉइल है ना स्पीड, हमने तो पिस्टल बना दी है लेकिन क्वेश्चन में राइफल दिया है। इज v किस स्पीड से जा रही है, पीछे भागेगी कि नहीं पिस्टल, तो v माना जाएगा कि नहीं, हमें मालूम तो नहीं है लेकिन रिकॉइल तो होगी। हाँ अब बताओ सारी वैल्यू। अब बताओ सूर्यांश क्या क्या रखी जाए। सर 4 kg 4 into 0 35 और 0 plus 4 नहीं माही बताओ। plus 50 आप जानिए, आपने कहा था 50 ग्राम को बदल के बताओगी तो हमने तो आप पे छोड़ दिया। 0.5 मैं करके देख लेता हूँ, आप लोग सही तो बोल रहे होगे लेकिन करके देख लेना। 1 kg अपॉन yes sir 0.05 करके ही देख लेते हैं। वैसे सूर्यांश तो ठीक बता रहे हैं 0.05 kg, तो यही रख देते हैं फिर। और 0.05 फिर U2 क्या रखें, 0 क्योंकि इनिशियली तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है और फाइनली क्या हुआ। 4 into इस इंटू 0 भी लिख दें, 0 नहीं लिखा है ना, 0.5 इंटू 0 हाँ इज इक्वल टू 4 इंटू V प्लस 0.05 into 35 V 35। बस सिर्फ 35। जब या तो यूनिट लिखनी है तो सबकी लिखो, नहीं तो किसी की मत लिखो। अच्छा ये 0 प्लस 0 हो गया और राइट में क्या हो गया, और क्या हुआ, मल्टीप्लाई करें। हाँ 5V A plus 1.5 अच्छा कर लिया आपने। 5 5 जा 20 1.75 तो 5 3 जा 15 तो 2 डिजिट पहले ये प्लस 1.75। हाँ बोलो अनुराग क्या कहते हो, सर मैं पूछ रहा था पूछो जो पूछना है पूछ लो। सर M1 U1 और 4 into 0 plus 0 दोनों ही रेस्ट पे हैं कि बुलेट पीछे भाग रही, कुछ हाथ में पकड़े हुए हो। और सर उसमें 0.05 जीरो वो भी है, बुलेट भी तो इसके अंदर ही पड़ी हुई है रेस्ट पे। जब उसको स्ट्राइकर पिन हिट करेगी पीछे से। सर M2 U2 में क्या लिखना होता है, M2 मैंने 2 माना है, 2 माना है बुलेट को, तो क्या वो भी रेस्ट पे है क्या, यस सर और क्या पिस्टल भी रेस्ट पे जब तक आपने फायर नहीं किया है, यस तो क्या दोनों में मैंने वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 0 ली है। यस अब फायर किया तो बुलेट आगे गई, पिस्टल पीछे भागी, तो पिस्टल कितने से पीछे भागी ये मुझे देखना है। तो अब पता करते हैं कितने से भागी। तो 4V से क्या होगा, क्या ये माइन minus 1.75। 1.75, तो V कितना हो गया, 4 से डिवाइड करो 1.75। अगर डेसिमल के बाद का डिजिट यूज करते हो तो यहाँ डेसिमल लगेगा, तो इट इज 16 हुआ और 0.4 और अब 3 तो ये कितना आया 12, फिर 30 आया तो 7 आया, 0.435 4 3 7 आया है। तो उसे बुक क्या लिखती है, कुछ लिखती है क्या, कुछ तो नहीं लिख रही है। तो V इज इक्वल टू माइनस 4 3 7 और आगे भी करना चाहते हो तो 2 बचा है तो 20
इतने मीटर पर सेकेंड. सो द गन या राइफल विल रिक्वायर रिक्वाइल का ही मतलब है कि बैक, मूव बैक विद स्पीड ऑफ, किस स्पीड से चलेगी? 0.4375 मीटर पर सेकंड. बोलो बात समझ में आ गई? सूर्यांश थोड़ा थोड़ा आया समझ में कि नहीं? आप थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो तो बात फिर थोड़ा सा वैसी हो जाती है. ठीक है. फोर्थ तो मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेशन करने में. 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन. तो एक 100 ग्राम की चीज़ है और 200 ग्राम की चीज़ है. क्या दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं? मूविंग अलोंग द एंड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी. पहली चीज़ किस स्पीड से जा रही है और दूसरी किस स्पीड से जा रही है? 1 मीटर पर सेकेंड. क्या ये तेज जा रही है और ये इसको हिट कर देगी? दे कोलाइड कर ही देगी. जब तेजी से जा रही तो हिट ही कर देगी. और आफ्टर द कोलिजन जब ये हिट हो गई तो इनमें टक्कर भी दिखा दी. तो फिर अब ये किस स्पीड से चलने लगती हैं? पता तो नहीं चलेगा किस स्पीड. अब कहाँ जाएंगी ये भी नहीं पता चलेगा क्योंकि हल्की चीज भारी को कर रही है. अगर एक गोटी स्ट्राइकर को करे तो गोटी भाग भी सकती है. जैसे मैंने नहीं कहा था कि कास्को की बाल फुटबॉल को कर रही है, तो वैसा भी हो सकता है. वो चीज लॉ लगाने से ही पता चलेगा कि कहाँ कौन जाएगा. अच्छा, कौन एक की स्पीड दी है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकंड. फर्स्ट इधर ही मूव कर रही है 1.67 मीटर पर सेकंड. तो कह रहा है दूसरा किस स्पीड से चलेगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है. ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब बताओ अगर आपको समझ में आ गया सूर्यांश तो आप फिर हमें सारा बता दो. शुरू से बोलो क्या क्या लिखे हैं. दूसरा ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल, नहीं अभी नहीं, सूर्यांश वो ट्राई करने दो. बोलो. अच्छा आप बताइए माई. PF लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फिर M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. सर कहीं ठीक है. ओके चलो आगे बताओ. M1 की जगह क्या लिखूं? 100 लिख दोगी? 0.1 और U कितना है? 2 और 0. हाँ बोलो. 0.1 इंटू 2 तो लिख दिया. अब M2 के बारे में बताओ ना. 0.2 into 1. 2 इंटू 1. आगे बताओ. अब यहाँ से देख के बताओ. 0.1 into 1.67. No sir, yes sir, 0.2 into V. ये सही है, सब कुछ ठीक ठीक बताया है. तो इसे क्या लिख दूं? 0.2. इसे भी 0.2. इसे क्या लिखूं? 167 तो लिख दिया. डेसिमल कहाँ लगाऊं? यानी 2 डिजिट ये और 1 डिजिट ये. 0.167. हाँ, और 0.2V और ये दोनों जोड़ दिया तो क्या 0.4 हो गया. और इसमें से 0.167 को सब्ट्रैक्ट करो. अभी इधर ले आओ तो 0.2V. तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? यहाँ 3 बचा. 9 में से 6 गया, 3 बचा. 3 में से 1 गया, 2 बचा. तो 0.233
दिस इज 2v, पॉजिटिव का आया है, चेक कर लेना। तो v क्या है, अपॉन 0.2 आया है, ठीक है। ऊपर का डेसिमल हटाओगे तो क्या नीचे 1000 आ जाएगा, और नीचे का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या आएगा, 10। बताओ, 3 डिजिट पहले डेसिमल है, हटा। अच्छा, ये 1 0 से तो 1 0 कट गया, तो क्या ये 233/200 आ गया? तो 200 से डिवाइड करो 233 को, 1 आया तो 200, फिर 33 बचा, 1 आया तो 200, फिर 130 बच रहा, फिर 0 लगा दो तो 6 टाइम्स जाएगा तो 1200, फिर 100 आया तो 1 0 और लगा दो तो 5 आ गया। तो v कितना आ गया, 1.165 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब है द 200 ग्राम मास विल मूव इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 1.165 मीटर पर सेकेंड। सो 200 ग्राम mass will move in same direction with speed of 1.165 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात कि कैसे हुआ, बोलिए। यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।